जय श्री कृष्णा, पलाश दिस साइड। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं विच कैन बी द नेक्स्ट मल्टीबैगर। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूं, क्या ये किसी भी तरीके का बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी में जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आपको सीखना है, एजुकेशन पर्पस ही वीडियो, आपको सीखना है कि मैं किस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक। बट वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना, कुछ भी एक्शन लेने से पहले, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे ये हो गया वो हो गया। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, या तो बिल्कुल ही मत देखो, ठीक। अब होता ये है ना कि भाई बीच में वीडियो छोड़ देते हैं एंड फिर बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, फालतू की बात है। तो करना क्या है आप लोगों को? भाई करना ये है कि इस वीडियो से जितनी भी चीज़ें आप सीखो उनको अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, या फिर ये वीडियो को वॉच कर लेना, ऊपर आई कार्ड पे आ रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, टाइम बिल्कुल भी नहीं गवाने वाले, शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो। और एक और ज़रूरी बात ये कि भाई वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो भाई लाइक ज़रूर ठोक कर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही जाना है, ठीक है। जितने भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब तो कर ही जाना है। ऑलराइट दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं गवाने वाले, शुरू करते हैं। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप का पार्ट है एंड बेस्ड इन मुंबई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में वर्क करती है। देखो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में वर्क करती है, टाटा ग्रुप की है, तो भाई आप समझ गए होगे कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर की, ठीक। टाटा पावर की कुछ पुरानी बात कर लेते, इतिहास के बारे में बात कर लेते। तो 1919 में टाटा पावर को दाराबजी टाटा ने फाउंड किया था। दाराबजी टाटा वही हैं जिन्होंने टाटा स्टील जैसी कुछ बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज को भी बनाई थी, ठीक है। देखो करेंटली इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो है प्रवीण सिन्हा जी, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई कुछ बातें भाई जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है नहीं अपन से, पर इसके बारे में अपन कुछ चीज़ें जानते हैं, है ना। अब देखो जब अपन लोग जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है देखने के लिए, पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि करेंटली इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है पेन ले हूँ अगर मैं, तो वो है 10857 मेगावाट की, ठीक है, एज ऑफ अगस्त 2018 में, ठीक। तो भाई वेबसाइट्स पर इन लोगों की और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप इनके अगर प्रोजेक्ट्स में जाओगे, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जाओगे, तो इसमें आप इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते। मैं बताता बट यहाँ शायद ओपन नहीं हो पा रहा है। तो प्रोडक्ट्स में इन लोगों के फ्यूल्स एंड लॉजिस्टिक्स जनरेशन में इसमें थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों जैसे प्रोजेक्ट्स भी इन लोगों के पास में है। अब भैया जब अपन लोग प्लांट्स एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने जो की आउट्स निकाल कर रखे हैं मैं उनमें आपको बता रहा हूँ कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है टाटा पावर ने बहुत ही बढ़िया लेकर रखी है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मिल करके टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड भी इन लोगों ने स्थापना की हुई है। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, पब्लिक और प्राइवेट में जो है, मतलब पब्लिक प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है, इन लोगों की मिल करके पार्टनरशिप है एंड वो चीज़ पर ये लोग काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे मेनली। अब देखो उसी चीज़ में एक और चीज़ आती है जो कि है नॉर्थ दिल्ली पावर लिंक ट्रांसमिशन, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में इन लोगों की सेम चीज़ में, मतलब जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इन लोगों की हुई है उसमें भी। अब देखो भैया गवर्नमेंट के साथ में तो इन लोगों के और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी ने टाटा हाइड्रो पावर प्लांट जो कि भूटान में है, इनका यहाँ पर नहीं है, भूटान में, वहाँ पे उसने भी मतलब स्थापना जो करी थी वो भी अच्छी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो हाइड्रो पावर प्लांट है वो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है और बाकी सारी चीज़ जो है, मतलब कि अपने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, इन्होंने क्या कहते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इस टाइप की आप जितनी भी चीज़ें ले लोगे, ये सभी चीज़ें हाइड्रो या फिर इस टाइप की चीज़ों पे मतलब हो रही है, मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ये सब, ठीक है।
तो देखो होगा क्या इससे फ़ायदा किसको मिलने वाला है? टाटा पावर को ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में लीडर यही है। ठीक, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ तो दिखाना स्टार्ट कर दी है। झारखंड में इन लोगों ने 1050 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट इन लोगों ने बनाया हुआ था। ठीक, तो उसने भी बढ़िया सी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दी। होने क्या वाला है, फ्यूचर की थोड़ी सी बात कर लेते कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कंपनी का, और फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए। अब जैसा कि फ्यूचर में हम लोगों को पता ही है क्या कि भारत की इकोनॉमी जो है ट्रैक पर तो वापस आ ही चुकी है, और जो पावर की डिमांड है वो 1.4% बढ़ गई है। ठीक है, पावर की डिमांड 1.4% बढ़ गई है और ये बढ़नी ही है। अब देखो पावर में मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा पार्ट क्या आता है? ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट आता है एक ऑयल। ठीक है, पर अपन सबको पता है कि भाई ऑयल क्राइसिस ना बहुत ज़्यादा दूर है नहीं अब अभी के टाइम से। ठीक, तो ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो एक उसका अगला बड़ा पार्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अभी के टाइम आप सबको पता है कि ऑयल क्राइसिस क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सारे ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ तो सभी के सभी शिफ्ट होने लगे। ठीक है, तो उसी चीज़ में हम लोग को आगे भी देखना पड़ेगा। इसकी अगली चीज़ आती है इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी इसका सॉल्यूशन देख रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए इसका सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसका लीडर कौन है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का भी लीडर भाई टाटा पावर इंडिया में। ठीक, तो अब बात ये आ रही है ना कहने की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी इन दोनों का लीडर बन रहा है टाटा पावर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ टाटा पावर के लिए बहुत ज़्यादा है। ये बात आप याद रख लो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसको मल्टीबैगर बना सकती हैं आगे वाले टाइम में अगर इसने अपॉर्चुनिटीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मार्केट क्या है इंडिया में। ठीक है, तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड तो बढ़ रही है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का टोटल पावर कंजप्शन जो है उसमें से 30% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का है। ठीक है, ध्यान दो 30% है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सरकार चाहती है कि जो 30% कंजप्शन है, ठीक है, इसको बढ़ा करके 80% कर दिया जाए। समझ रहे हो? गवर्नमेंट पूरी की पूरी अपन लोगों को पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ, क्योंकि वो कंपैरेटिवली यार सस्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। एंड मेन चीज़ आ जाती है कहाँ पे भाई, सस्ता तो है ही, और जो पूरी जो दुनिया एक जिस तरफ बढ़ रही है ना उसी साइड में अपन लोगों को मूव करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, ये कब तक का प्लान है? 2030 तक। 2030 तक गवर्नमेंट का ये प्लान है, यानी कि 2030 अभी है 2021, यानी कि आने वाले 9 साल में गवर्नमेंट का ये प्लान है। ठीक है, तो देखो 30 से 80% तक लेके जाने का लीडर कौन बनेगा? ठीक है, लीडर तो ऑलरेडी टाटा पावर है ही इस चीज़ में अभी के टाइम पे। ठीक है, फ़ायदा किसको मिलेगा? टाटा पावर को ही मिलेगा। ठीक है, और जितना गवर्नमेंट, जितना भारतीय सरकार इस चीज़ को पुश करेगी, जितना ज़्यादा पुश करेगी, उतने ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टाटा पावर को मिल रहे हैं और मिलते भी जाएंगे। ठीक, मिल रहे हैं और मिलते भी जाएंगे, ये बात याद रखो। प्रॉफिट भी इसी कारण से होगा, प्रॉफिट भी बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। तो पीयर्स की जब अपन बात करते हैं ना, तो टाटा पावर्स के ये सारे पीयर्स हैं। ठीक है, इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में टाटा पावर का ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, टाटा पावर की इनडायरेक्टली बात भी चल रही है एनटीपीसी के साथ में नए प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो टाटा पावर नए नए प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए भाई पीछे तो पड़ा ही हुआ है। ठीक, अब होने क्या वाला है, फ्यूचर क्या है ये भाई ये तो टाइम ही बताने वाला है। ठीक है, कुछ बात करते हैं अपन सेल्स की। ठीक, तो सेल्स की जब अपन बात करते हैं ना, तो टाटा पावर की आप देखो कि पिछले कुछ सालों से लेकर के अभी तक, ठीक है, टाटा पावर ने अपनी सेल्स जो है उसकी बढ़ी है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सेल्स बढ़ी है तो देखो यार क्या होता है ना, जब कोई भी कंपनी एक्सपैंड करती है, बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली बात है उसके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, नए नए लोगों को भी हायर करता है, प्रोजेक्ट्स भी लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस भी इसी कारण से इंक्रीज़ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की लेकिन बात करते हैं अपन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर और लेस वहीं के अराउंड घूम रहा है। ठीक,
अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम लेकिन बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है यहाँ पे। अदर इनकम में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। ये देखो यार, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छी बात है, बट ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि अदर इनकम है, आपका जो मेन इनकम का सोर्स है वहाँ से आप इनकम नहीं कमा रहे, आप किसी दूसरी चीज़ से इनकम कमा रहे हैं, बट स्टिल इनकम तो इनकम है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें आ जाती हैं, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं आप लोगों को बताऊँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मोर और लेस सेम ही है, ठीक। थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कम हो जाता है, ज़्यादा होता है, कम हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मोर और लेस सेम ही है। नेट प्रॉफिट की बात कर लो तो नेट प्रॉफिट इन लोगों का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है? नेट प्रॉफिट बढ़ने का एक ही कारण है, अदर इनकम, ठीक। तो एट करेंट स्टेज टाटा पावर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। ये नहीं कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ठूस लो पर कंपनी डिसेंट वर्क कर रही है अभी के टाइम पे। प्रॉफिट एंड लॉस P&L स्टेटमेंट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बट इंक्रीमेंट है, डिसेंट इंक्रीमेंट शो कर रहा है, ठीक है। सेल्स बढ़ रही है, बिल्कुल, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, अदर इनकम और इसी टाइप से और भी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक। अब बैलेंस शीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें नहीं बताऊँ तो आप लोगों के साथ भी अच्छा थोड़ी होगा ना वो। तो भाई बैलेंस शीट में भाई ये बात याद रखो कि रिजर्व जो है, टाटा पावर की जो रिजर्व्स हैं, यानी कि जो पैसा ये लोग स्टोर करके रख रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। बोरोइंग्स हैं तो भाई बोरोइंग्स मोर और लेस सेम है, ये बात एक अच्छी है, लेकिन रिजर्व जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये एक बात बहुत अच्छी होती है किसी भी कंपनी के लिए। लाइबिलिटी की बात कर लो तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ ही रहा है भाई, लाइबिलिटी तो बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो भाई लाइबिलिटीज़ तो बढ़ रहा है, ठीक है। बट और भी चीज़ें जैसे बात करते हैं, जैसे कि होता है अपना फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ जाता है? फिक्स्ड एसेट यानी कि हो गया मशीनरी, ठीक है, जो कि फिक्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि फिक्स है, तो भाई ये सारी चीज़ें आती है फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। टोटल एसेट की बात करो तो ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अब कैश फ्लो इसी तरीके से आप देख लो तो नेट कैश फ्लो में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। नेट कैश फ्लो जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ होल्डिंग। तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बात आप लोग देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लो कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं, ठीक है, इन्होंने अपने जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है इसको बढ़ाया ही है, बल्कि आप 2018 से देख लो ना तो अभी तक पूरा बढ़ाया ही है उन्होंने, कम कहीं पर भी नहीं किया, ठीक है। FII की बात कर लो तो FII ने ज़रूर कम किया है, DII ने ज़रूर कम किया है, ठीक है। पब्लिक ने बढ़ाया है और गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट गवर्नमेंट का भी इंक्रीमेंट देखने को मिला ही है। तो एक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि भाई कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनको खुद की कंपनी में कितना ज़्यादा भरोसा है। तो भाई मेन चीज़ आता है इसमें प्रमोटर, भाई प्रमोटर, क्योंकि ना कंपनी को उसकी फ्यूचर जो है सबसे अच्छे से एक प्रमोटर ही देख सकता है, ठीक है। एक प्रमोटर को पता होता है कि कंपनी को वो आगे कहाँ ले जाना चाहता है, कहाँ उसकी कंपनी आगे बढ़ सकती है, कहाँ गिर सकती है, ये सारी चीज़ें प्रमोटर को पता होता है, इसलिए सबसे पहले निकलता भी वही है। तो भाई प्रमोटर जो है यहाँ पे बना हुआ है, तो एक बहुत अच्छी बात है, और 46% से ऊपर है उसका होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ बात अपन लोग करने वाले हैं स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में, है ना, यानी कि चार्ट का टेक्निकल्स क्या कहता है। तो चार्ट का टेक्निकल्स तो भाई हाईली बुलिश है, मतलब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ मंथ का पैटर्न, है ना। तो मंथ का चार्ट जो है भाई ये तो कह रहा है कि हाईली बुलिश है, मतलब स्टॉक जो है एटलीस्ट ना आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन है एंड इसके ऊपर इसने जाकर के रिटेस्ट किया और ये फिर ये ऊपर निकल गया, खतरनाक वाला ऊपर निकल गया, मतलब ब्रेकआउट दे करके। तो भाई स्टॉक का जो मंथली चार्ट है ये हाईली बुलिश है, ठीक। वीक पर जाता हूँ तो भाई वीक पर आपको सेम कहानी देखने को मिलती है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और फिर उसके बाद तो भाई बिल्कुल हाई बन गया, ठीक। तो अब देखते हैं फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर तो खैर कोई भी नहीं कह सकता, बट मतलब जो इसका चार्ट कह रहा है ना, चार्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है कि भाई कंपनी ने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिए, चार्ट तो यही बोल रहा है भाई इसका एटलीस्ट। या तो भाई ये बात है कि बड़े बड़े जो FII DII हैं, ठीक है, उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा हैवीली। अब जो आपको स्क्रीनर पे ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही थी कि FII DII ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी से किया हुआ है, जबकि चार्ट पर तो भाई अलग ही बयां हो रहा है।
तो ये शायद इसलिए हो सकता है, मैं कंफर्म कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, शायद इसलिए हो सकता है कि अभी अगला जब वो लोग अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर के बाद वो लोग अगली चीज़ें बताएंगे, तो भाई जब वो लोग डिस्क्लोज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर हो सकता है अपन लोगों को यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिले। बट अभी तो नहीं है भाई, अभी के टाइम पे कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं कह सकता भाई, ग्रो हो रहा है। लेकिन अब ये भी हो सकता है ये फियर या ग्रीड का मामला हो भाई, बिल्कुल हो सकता है। लोग ग्रीड में भाई भरे पड़े हैं, अंदर घुस रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, ठीक, बट मैं ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, स्टॉक जो है अभी के टाइम पे हाईली बुलिश है, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हो रहा है, ठीक। तो अब बात आती है फाइनल पार्ट कि मेरा क्या व्यू है स्टॉक में, ठीक है। तो भाई मेरा क्या व्यू है पहले ही बता दूं कि भाई कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बट मैं इस कंपनी पर अभी के टाइम पे बुलिश हूँ, है ना। अब फ्यूचर में क्या होता है वो तो भाई आने वाली चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, न्यूज़ किस तरीके के आते हैं उन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट अभी के टाइम पे मैं इस कंपनी में हाईली बुलिश हूँ। आप लोगों को इसको रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है, इस वीडियो से सीखना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, एंड खुद का एनालाइज करके एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या, कि आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है और किसी भी तरीके की कोई डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, और अगर आप सही तरीके का नॉलेज लेते हो तो आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो भाई डिसलाइक करना, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो आप। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।